बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। आज हम इंशाल्लाह बात करना चाहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड पे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड के क्या हमारे पास बेनिफिट्स हैं और किस तरह से वो म्यूचुअल फ़ंड से ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं आपके जर्नी 2026 में। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड को हम देख लेते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड को हम एनालाइज कैसी होती है। तो ये एक किस्म की एक बास्केट होती है, यानी कि आप दो लगा लें, एक फौजी फर्टिलाइज़र लगा लें और एक मारी लगा लें कि वो ऑयल में वाली कंपनी है, वो फर्टिलाइज़र वाली है। तो उन दोनों को आप इकट्ठी नहीं ले सकते, या आप मीज़ान बैंक का उनको इस सारी कंपनियों को एक ही वक्त में आप नहीं ले सकते। तो ये इसका बेहतरीन तरीका कि आप एक ETF का यूनिट ख़रीद लें जो कि बिल्कुल उसी तरह का होगा जिस तरह एक फौजी फर्टिलाइज़र का या मारी का या मीज़ान बैंक का या किसी और अच्छी कंपनी का जो ब्लू चिप है उसका होता है। तो ये फ़ायदा है कि आपको एक ही टोकरी में मुख्तलिफ़ किस्म के सारे स्टॉक जो हैं मिल जाते हैं। मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो ये देखें जी, ETF जो होते हैं इनका फ़ायदा क्या है म्यूचुअल फंड की निस्बत, कि ये इसी तरह ट्रेडिंग आवर्स में हम ले सकते हैं जिस तरह दूसरे स्टॉक वगैरह लेते हैं। और दूसरे नंबर पे इनकी प्राइसिंग जो होती है वो नेट एसेट वैल्यू में होती है म्यूचुअल फ़ंड की। तो इस लिहाज से ये बेस्ट है कि जिस तरह आम ट्रेडिंग होती है उसी तरह आप ले सकते हैं। फिर कास्ट की देख लें कि कास्ट में लेस एक्सपेंसिव रेशो होती है ETF की। जो म्यूचुअल फ़ंड होते हैं इनकी हाई फ़ीस होती है, 2 से 3% तक भी फ़ीस होती है। तो आप लगा लें हिसाब के 2-3 सालों में ये आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ीस जो है लग जाती है म्यूचुअल फ़ंड में। यहाँ पे फ़ीस बहुत कम होती है ये, क्योंकि इनको टीम रिसर्च की कम चाहिए होती है। इन्होंने इंडेक्स को जस्ट क्रैक करना होता है। इस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये ETF हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल हैं। अल्फला कंज्यूमर इंडेक्स है, HBL का है, और JS ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर है, फिर JS फैक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, महाना इस्लामिक इंडेक्स, मीज़ान पाकिस्तान ETF और नेशनल बैंक का ETF है, फिर NIT गेटवे का ETF है। मैं आपको 3 ETF के बारे में ज़्यादा बताऊंगा, एक महाना के बारे में, एक मीज़ान की और एक नेशनल के। अभी हम पहले देख लेते हैं मीज़ान बैंक के ETF की तरफ कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो इसका एक यूनिट आपको मिल जाएगा 18.81 पे, जो आज की प्राइस है इसकी। तो इसकी हम देख लें कि 5 सालों में क्या परफॉर्मेंस है। 5 सालों में देख लें, ये शुरू हुआ था 11 रुपये से, और 11 रुपये से लेके आज इसकी जो वैल्यू है 18 के करीब है। तो ये इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, 23 तक भी ये गया है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। और यहाँ पे ये हिसाब लगा लें कि किस तरह से हमारा इंडेक्स जा रहा है और किस तरह ये परफॉर्म कर रहा है। तो ये बेंचमार्क के साथ उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है कि किस तरह से बेंचमार्क जा रहा है, किस तरह इनका ETF जा रहा है मीज़ान का। फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ये देखते हैं कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो देख रहे हैं अटक रिफाइनरी का अगर आप एक शेयर लेते हैं इनका ETF का जो मीज़ान का है, तो आपके समझ लें 11% उन्होंने अटक रिफाइनरी को ऐड किया हुआ है अपने पोर्टफोलियो में। फिर DG खान सीमेंट को 32%, फिर एंग्रो होल्डिंग के 126 है शेयर ऐड किए हैं, फौजी फर्टिलाइज़र के 53, हबको के 160, लकी सीमेंट के 52, मारी एनर्जीज के 26। और इसी तरह से ये अच्छा कंपैरिजन उन्होंने किया हुआ है कि इसमें ऑयल वाले भी हैं, सीमेंट वाले भी हैं, होल्डिंग वाले भी कंपनियां हैं, और फौजी फर्टिलाइज़र भी है, और एनर्जी वाली भी हैं, और सीमेंट वाली भी, और ऑयल एंड गैस वाली। तो ये बड़ा अच्छा ही इनका ये सारा का सारा कम्बिनेशन है।
तो इस तरह से आप अगर अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा महंगा बनेगा, और ये सारे आप ले भी नहीं सकते एक एक करके इतने पैसे। तो ये सबसे बेस्ट है कि आप एक ETF जो है वो ख़रीद लें। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपको बता दिया। फिर इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इसकी पैसिव अप्रोच होती है कि आप एक इंडेक्स के साथ, जिस तरह मैंने ये आपको दिखाया कि इंडेक्स के साथ ये देखते हैं, ये इंडेक्स चल रहा है और ये इनका ETF ऊपर जा रहा है, तो ये इंडेक्स अच्छे से अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है इनका जो मीज़ान का, तो ये इसी तरह ये परफॉर्म करती हैं। तो ये भी एक्टिव और पैसिव हो सकती हैं, और इनमें एक फ़ंड मैनेजर बैठा होता है जो ETF इसमें होता है। म्यूचुअल फ़ंड में एक फ़ंड मैनेजर होता है, और यहाँ पे उनकी पूरी की पूरी टीम होती है, जिस तरह स्टॉक के ब्रोकर होते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आप एक ETF भी खरीद सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर चल रहा है कि आप 500 आपको ETF का शेयर जो है वो लेना पड़ेगा। ज़्यादातर ब्रोकर्स का ये ही है, लेकिन में भी कोई ऐसा ब्रोकर हो जो एक ETF भी दे रहा हो, लेकिन ज़्यादातर 500 यूनिट जो हैं वो देते हैं। तो इसमें जो दूसरा म्यूचुअल फ़ंड है, उसमें आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है 500 से लेकर 1000 तक, 5000 तक। वो डिपेंड करता है आप किस तरह के उसमें जा रहे हैं, कि कौन से आपके पोर्टफोलियो में फ़ंड्स हैं, कि वो स्टॉक के हैं, वो मनी मार्केट के हैं, वो किस किस्म के हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इसमें हाई ट्रांसपेरेंसी होती है, तो आप रोज़ाना के देख सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, क्या हो रहा है। इसमें ज़रा कम होती है। तो अकाउंट की रिक्वायरमेंट इसमें ज़रूर है कि इसमें आपको ब्रोकेज का अकाउंट चाहिए, तो वो आप बनवा सकते हैं। आरिफ हबीब या BMA कैपिटल या और जितने भी AKD सिक्योरिटी है, तो इनसे दूसरा आप वहाँ पे डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड का खुलवाएंगे और वहाँ पे आप स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। म्यूचुअल फंड का ये तरीका है। यहाँ पे आपको चाहिए होता है एक अकाउंट। तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं, इनमें रेगुलर कंपनियों की तरह ही शेयर होते हैं। ये इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, KSE 100 को या KMI 30 को। तो ये इसी तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो इनके थोड़े से कोई ड्रॉबैक भी हैं। उसका ये है कि ब्रोकेज की, एक तो जब भी आपने बेचना है या ख़रीदना है तो ब्रोकेज को कमीशन देनी पड़ेगी, जो कि म्यूचुअल फ़ंड में नहीं होती। हाँ, म्यूचुअल फ़ंड में एक लोड भी होता है, और जब आप एक दफ़ा पहली दफ़ा या जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके थोड़े से पैसे कम हो जाते हैं, कमीशन वो काटते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि ब्रोकेज को कमीशन देनी पड़ती है। फिर एक स्टिकनेस है कि कभी हो सकता है कि आपका फ़ंड में लिक्विडिटी बहुत कम हो, तो आपका फ़ंड इतनी जल्दी वो कैश में ना आ सके। तो ये थोड़ी सी होती है कि इन्वेस्टर्स के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि उसकी लिक्विडिटी कितनी है या ETF किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो ट्रैकिंग एरर भी हो सकती हैं इसमें इंडेक्स में, कि देखें हो सकता है कि एक FFC ही पूरे सिस्टम को चला रहा हो, पूरे इंडेक्स को। तो अब अगर आपका FFC है ही नहीं उसमें, तो फिर आप क्या ट्रैक करेंगे इंडेक्स को। हो सकता है दो कंपनियां एक दफ़ा एंग्रो होल्डिंग या मीज़ान बैंक परफॉर्म कर रहा हो पूरे इंडेक्स को, क्योंकि वो हैवी वेट स्टॉक्स हैं। तो वो परफॉर्म जब करती हैं तो इंडेक्स जो है काफ़ी ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो वो स्टॉक में जाना, और देखें ये जितने भी मैंने आपको ये बताए हैं इनके ये चीज़ें, तो जब ये इनको कम या ज़्यादा करेंगे तो उनको ये सारे के सारे यूनिट बेच के फिर अगली कंपनी जो है वो यहाँ से लेनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर वो पाक इलेक्ट्रॉन की जगह सिस्टम लिमिटेड लेना चाह रहे हैं, तो ये 142 और जितने लोगों के फंड्स हैं ये सारे के सारे सेल करेंगे, फिर दोबारा ले सकेंगे। तो ये इनकी मजबूरी होती है, फिर इन्हें ये करना पड़ता है।
तो ये इसी तरह से ये में थोड़ा सा रिस्क भी होता है। तो मीज़ान बैंक ने 31% तक एक साल में आपको दिया है पिछले में, और नेशनल बैंक ने आपको एक साल की ये परफॉर्मेंस है 52.3 टू 56.65। तो ये नेशनल बैंक की ETF की परफॉर्मेंस है। उसके अलावा महाना इस्लामिक इंडेक्स फंड है, इसकी 25 है। तो इनको हम दोबारा एक्सप्लोर करते हैं। ये मीज़ान का हमने देख लिया है। फिर है जी, मैं आपको महाना इस्लामिक इंडेक्स फ़ंड का दिखाता हूँ कि ये उनका बड़ा अच्छा है। और ये देखें, ये 15 रुपये का अभी हो चुका है। तो ये 15 रुपये का, इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। ये स्टार्ट हुआ था 9-10 से स्टार्ट हुआ था, अभी ये 15 पे चला गया है। तो ये इनकी ये परफॉर्मेंस जा रही है। तो इनका ये देखते हैं कि इनकी बास्केट में क्या चीज़ें हैं। तो ये देखें, ये अटक रिफाइनरी भी है, और ये सारे जो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सिस्टम लिमिटेड भी है। ये सारे के सारे इन्होंने ये लिए हुए हैं। तो आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।